हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। तो क्या होता है इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, पहले इसकी ज़रा डेफिनेशन को देखते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर कोई फंक्शन है जो डिफाइन है ए टू बी, ठीक है, और ये फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है, दोनों बातें होनी चाहिए, वन वन एंड ऑन टू। तो जो फंक्शन है पी टू ए डिफाइन है उसको हम एफ एक्स का इन्वर्स कहेंगे अगर ये कंडीशन पूरी हो। ये कंडीशन क्या है, यदि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी है तो एफ ऑफ जी ऑफ बी इज इक्वल टू ए होना चाहिए, जिसमें ए कहाँ से आ रहा है, ए में से, और बी कहाँ से आ रहा है, बी सेट में से। क्या मतलब है इसका, अगर एक फंक्शन एफ डिफाइन है हमारा ए टू बी, यहाँ पे ये सेट ए है और ये है बी, चलिए इस तरह से लिख लेता हूँ, और जी जो है वो डिफाइन होना चाहिए बी टू ए। और ये किस तरह से डिफाइन होना चाहिए, मान लेता हूँ यहाँ पर एलिमेंट है x1, x2, x3 एंड x4। यहाँ पर एलिमेंट है y1, y2, y3 एंड y4। अगर मान लो इस कंडीशन में, इस फंक्शन में f1 में x1 रिलेट हो रहा है y3 से, x3 रिलेट हो रहा है y1 से, x2 रिलेट हो रहा है y4 से, और x4 रिलेट हो रहा है y2 से। ये मैंने इस तरह से फंक्शन को डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब अगर हमें कहा जाए इसका जो इन्वर्स है g ऑफ x है, तो g ऑफ x में कैसा रिलेशन होना चाहिए, कौन किस से जुड़ेगा। जैसे b यहाँ लिखा है तो y1, y2, y3 एंड y4 यहाँ लिख लिए, x1, x2, x3 एंड x4 यहाँ लिख लिए। अब हमें ये कहा गया है कि अगर f(x) में a b से रिलेटेड है तो gx में b a से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब अगर f में a की इमेज b है तो gx में b की इमेज a होनी चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसमें x1 की इमेज थी y3, तो इसका मतलब इसमें y3 की इमेज कौन होना चाहिए, x1। इसमें x2 की इमेज थी y4, तो इसका मतलब y4 की इमेज होना चाहिए x2। x3 की इमेज थी y1, तो y1 की इमेज होना चाहिए x3। और x4 की इमेज अगर y2 थी तो y2 की इमेज होनी चाहिए x4। क्लियर। तो जस्ट रिवर्स कर दिया गया है, इसमें एक x का एलिमेंट की इमेज अगर y है तो इसमें y की इमेज x हो जाएगी। तो अगर ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन है एफ ए टू बी जी बी टू ए, और एफ में अगर ए की इमेज b है और जी में b की इमेज a है, तो हम कह देंगे कि ये जो gx है ये कौन है, इन्वर्स ऑफ एफ एक्स, और इसे इस तरह से डिनोट कर सकते हैं एफ इन्वर्स को, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन किसकी, इन्वर्स की। अब इन्वर्स की जो डेफिनेशन है इसके कैसे फाइंड आउट करना होगा, अगर हमें कोई फंक्शन दिया जाए उसका इन्वर्स, उसको समझने से पहले कुछ पॉइंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, उनको अच्छे से समझेंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे इन्वर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ है, वन बाय वन हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैंने यहाँ पर एक बार लिख ली है, मगर आपको एक एक करके मैं सारी प्रॉपर्टीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा किस तरह से। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट इज़ वन वन एंड ऑन टू। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू होगा, मतलब दोनों कंडीशन पूरी होंगी किसी फंक्शन में, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर एक भी कमी है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसका कारण समझते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ में वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा आपको। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, हमने कहा कि फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू होगा। अगर एक भी कमी है तो इन्वर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये समझने के लिए देखिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ f, जो कि a टू b डिफाइन है, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट है x1, x2, x3। इसमें एलिमेंट है y1, y2, y3 एंड y4। मैं ये फंक्शन वन वन इंटू ले रहा हूँ, वन वन तो है फंक्शन इंटू नहीं है, इस तरह से ले रहा हूँ। x1 की इमेज y1, x2 की इमेज y2 और x3 की इमेज y3 ले ली मैंने। अब यहाँ पर ये जो y4 है इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं ली है मैंने, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो इनटू है, ऑन टू नहीं है। अब इन्वर्स बनने में क्या दिक्कत आएगी ज़रा देखते हैं। अगर मैं b2a इसका इन्वर्स बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर y1, y2, y3 और y4 रख लिए।
यहाँ पर मैंने x1 x2 x3 को रख दिया। क्लियर। अब अगर यहाँ पे इसका रिवर्स करूँ, मैं x1 की इमेज y1 थी, अब y1 की इमेज x1 हो जाएगी, इसी तरह से y2 की इमेज x2 हो जाएगी और y3 की इमेज x3 हो जाएगी। अब क्योंकि y4 की कोई प्री इमेज ही नहीं थी, अब यहाँ पे y4 की कोई इमेज ही नहीं मिलेगी। अगर मैं यहाँ इसका gx बनाने की कोशिश करूँगा, इसका इन्वर्स बनाने की कोशिश करूँगा, अगर एक भी एलिमेंट यहाँ बच गया जिसकी इधर इमेज नहीं है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। तो इस तरह से अगर फंक्शन 1 1 नहीं है, सॉरी ऑन टू नहीं है, तो देखिए इस तरह से उसका इन्वर्स नहीं बन पा रहा, बनेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। चलो एक और एग्जांपल इसी तरह से लूँ। अगर मैं फंक्शन ऐसा लेता हूँ जिसमें फंक्शन 1 1 नहीं है मगर ऑन टू है, तो x1 x2 x3 और x4 ये मैंने 4 एलिमेंट लिए यहाँ पे, y1 y2 y3 यहाँ ले लिए 3। अब x1 और x2 y1 से रिलेट हो रहे हैं, इस तरह से x3 y2 से, और ये मैंने एक फंक्शन बनाया f। अब ये वाला जो ऊपर वाला फंक्शन था इसमें मैंने 1 1 लिया था मगर ऑन टू नहीं था, इसमें फंक्शन 1 1 नहीं है, मैनी वन है, मैनी वन, बट ऑन टू है। देखिए कोई भी एलिमेंट बी में नहीं बच रहा जिसकी कोई भी इमेज पीछे ना हो। अब अगर मैं इसमें b2a इसका रिवर्स बनाने की कोशिश करूंगा तो देखिए क्या प्रॉब्लम होगी, y1 y2 y3 x1 x2 x3 एंड x4। अगर यहाँ पर x1 की इमेज y1 थी तो y1 की इमेज x1, x2 की भी इमेज y1 थी तो यहाँ पर y1 की इमेज x2 आनी चाहिए। तो यहीं पर प्रॉब्लम होगी। देखिए इसको तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, चलो देखना चाहो तो y2 x3 से और y3 x4 से इस तरह से जोड़ देंगे, कोई बात नहीं। बट जब यहाँ पर b सेट के एक एलिमेंट के अगर 2 इमेजेस आ जाएंगे तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा, नॉट ए फंक्शन। क्योंकि फंक्शन बनने के लिए कंडीशन होती है जो लेफ़्ट साइड में सेट है उसके सभी एलिमेंट इधर राइट साइड के यूनिक एलिमेंट से जुड़ने चाहिए। अगर यहाँ कोई एलिमेंट बच जाए जिसकी इधर इमेज नहीं है तो उसे फंक्शन नहीं कह सकते। अगर इधर का कोई एक एलिमेंट बी जो लेफ़्ट साइड में सेट है उसके किसी एलिमेंट की इधर राइट साइड में 2 इमेजेस आ जाएं तो उसे भी हम फंक्शन नहीं कह सकते। तो देखिए एक भी कमी है तो फंक्शन 1 1 या नहीं है या फिर ऑन टू नहीं है तो इन्वर्स नहीं बनेगा। तो इन्वर्स बनने के लिए फंक्शन की दोनों बातें 1 1 एंड ऑन टू होनी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर हमने फंक्शन लिया था, ये देखिए ये हमने इन्वर्स बनाया था, इसमें ये फंक्शन मैंने 1 1 एंड ऑन टू दोनों चीज़ें ली थी। तो देखिए ये इसका इन्वर्स इस तरह से हमें मिल गया है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होगी फंक्शन का 1 1 एंड ऑन टू होना। तो जब भी आपको किसी फंक्शन का इन्वर्स ढूंढने के लिए कहा जाए तो सबसे पहला काम यही करना होगा, चेक करना होगा कि वो फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं। अगर एक भी कमी होगी तो क्वेश्चन वहीं पे रोक देना और बोल देना कि फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर दोनों कंडीशन पूरी हैं तो ही हम आगे बढ़ेंगे इन्वर्स को ढूंढने के लिए। क्लियर। तो पहली कंडीशन आपको बताई थी मैंने, इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो। चलिए दूसरी कंडीशन पे बात करते हैं। नेक्स्ट मैंने कंडीशन यहाँ पे लिखी है, देखिए क्या कहा है, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन इफ एग्जिस्ट इट इज़ यूनिक। किसी भी फंक्शन का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो एक ही होगा, एक से ज़्यादा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्लियर। किसी भी फंक्शन का अगर इन्वर्स मिलेगा तो एक ही मिलेगा, एक से ज़्यादा नहीं मिल सकते। क्यों भाई ऐसा क्या है, क्यों एक से ज़्यादा नहीं मिल सकते, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेता हूँ लेट gx एंड hx ये दो आर इन्वर्स ऑफ fx, ये दोनों fx के इन्वर्स से मान लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर fx इज इक्वल टू y है तो g ऑफ y इज इक्वल टू x होगा। क्लियर। और रिवर्स भी लिख सकता हूँ। और अगर ये जो हमारा hx है ये भी इसका इन्वर्स है तो इसमें भी यही बात बोल सकते हो कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू y है तो h ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, x। अगर fx में x की इमेज y है तो इन दोनों में y की इमेज x होगी। अब देखिए हमें अगर ये प्रूव करना है कि जो हमारा
एच और जी है वो इक्वल है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि कोई भी वैल्यू ले लो, उन दोनों के लिए ये जो वैल्यू है सेम आनी चाहिए जी ऑफ। तो मैं एक बार हम करता हूँ, मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक एलिमेंट है x1 f में, उसकी इमेज है y, क्लियर। और यहाँ पर अगर f ऑफ x1 की इमेज y है, मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कोई भी एलिमेंट लो, कहाँ पे देखिए, अगर f डिफाइन है हमारा a टू b, तो इसके इन्वर्स g जो होगा वो डिफाइन होगा b टू a, h भी कहाँ पे होगा b टू a, ये तो श्योर है कि इन्वर्स b टू a डिफाइन होगा किसी भी फंक्शन का अगर वो फंक्शन a टू b डिफाइन है। मान लेता हूँ मैं कोई एलिमेंट है y बिलोंग्स टू b, y मैंने b सेट में कोई एलिमेंट ले, ये कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है, b सेट में कोई भी एलिमेंट मैंने ले लिया। अगर हमें ये प्रूव करना है g ऑफ x और h ऑफ x, ये जो दो डिफरेंट इन्वर्स हमने लिए हैं ये दोनों सेम है, तो ये प्रूव करना पड़ेगा कोई भी एलिमेंट हम यहाँ पर b में लेंगे, देखो ये दोनों यहाँ पर b टू a डिफाइन होंगे, तो मुझे प्रूव करना होगा कि कोई भी एलिमेंट लूँगा उसकी जो इमेज g के रिस्पेक्ट आएगी वही h के रिस्पेक्ट आएगी। मतलब अगर यहाँ पे इसका y का इमेज मैं किसके रिस्पेक्ट लूँ, g के, और y का इमेज मैं किसके रिस्पेक्ट लूँ, h के, दोनों से मुझे यहाँ पर जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो सेम मिलनी चाहिए फॉर ऑल y। अगर हम ये प्रूव कर दें g ऑफ y इज इक्वल टू h ऑफ y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, तो ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों फंक्शन क्या है, सेम। मैं मान लेता हूँ y कोई एलिमेंट है किस में है, b में, ठीक है। y अगर b में है तो डेफिनेटली इसकी कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ पर होगी, चलो उसको मैं x1 या x ले लेता हूँ, ठीक है। लेट y बिलोंग्स टू b एंड f ऑफ x जो है हमारे पास, या f ऑफ x1 वो मैंने y मान लिया। मतलब यहाँ पे fx में अगर ये फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल हम बात कर रहे हैं, fx के इन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो ये फंक्शन हमारा हर एक इस फंक्शन में fx में हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होगी और सिर्फ एक ही होगी, ये भी श्योर है। तो अगर मैंने y यहाँ पर लिया b सेट में, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उस y की जो प्री इमेज होगी वो x1 या x जो भी नाम ले लो यहाँ पर a में मिलेगी, ठीक है। x1 बिलोंग्स टू a। अब देखिए अगर x1 यहाँ पर a में है, उसकी इमेज है y, तो बाय इनवर्स की डेफिनेशन x1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ g ऑफ y। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि gx fx का इन्वर्स है, hx भी बोल रखा है fx का इन्वर्स है, तो इसके हिसाब से मैं ये भी लिख सकता हूँ x1 इज इक्वल टू h ऑफ y। तो x1 तो एक ही था ना भाई, दो अलग अलग तो नहीं थे, तो यहाँ से ये फिर क्लियर हो गया है कि g ऑफ y इज इक्वल टू क्या है, h ऑफ y। और ये किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात नहीं हो रही है, ये सभी एलिमेंट के लिए बोला जा रहा है, तो इसका मतलब सभी एलिमेंट के लिए ये वाली बात ट्रू है। तो इसका मतलब ये हुआ भी आप यहाँ पे y की इमेज चाहे g के रिस्पेक्ट लें चाहे आप h के रिस्पेक्ट लें, आपको सेम मिल रही है x1। तो हर एक एलिमेंट के लिए अगर इमेजेस सेम आ रही हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि ये दो फंक्शन अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। तो कोई भी फंक्शन होगा अगर उसका इन्वर्स मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलेगा, एक से ज़्यादा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, इफ fx इज इनवर्स ऑफ gx देन gx इज इनवर्स ऑफ fx। अगर fx gx का इनवर्स है तो gx को fx को gx का इनवर्स भी कह सकते हैं। कारण बहुत ही सिंपल स्पष्ट है, देखिए यहाँ से अगर fx का इन्वर्स gx है तो क्या होगा, a की इमेज अगर b है तो g में b की इमेज a होगी, क्लियर। अब यही चीज़ यहाँ से उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर g में b की इमेज a है तो f में a की इमेज b होगी। अगर मैं ये वाला फंक्शन लेके चलूँ g, ठीक है, अगर ये फंक्शन हमें दिया हो g और हमें इसके इन्वर्स की बात करनी हो तो देखो यही आ जाएगा। अगर जी मैं एक फंक्शन मान के चलूँ a टू b है तो जी इन्वर्स को ढूंढने की कोशिश करूँ तो उसके लिए क्या करूँगा, a इधर रख दूंगा b इधर रख दूंगा। अगर इसमें x1 की इमेज y1 की इमेज x3 आ रही है तो इसमें x1 की इमेज इसी तरह से रिवर्स होके y3 मिल जाएगी। तो अगर आप ये फंक्शन स्टार्टिंग से, चलो अभी तो हम क्या कर रहे थे, अभी हम जा रहे थे लेफ़्ट टू राइट,
यहाँ पे ये जो डेफिनेशन लिखी थी इसमें हमने f से स्टार्ट किया और g पे पहुँचे थे। अब अगर बैक गियर लगाए ये लेके चले gx और फिर इससे हम इसका इन्वर्स बनाने की कोशिश करें तो देखो यही सेम बन रहा है, यानी जो fx है वो g इन्वर्स x होगा। अगर f का इन्वर्स g है तो g का इन्वर्स हम किसको लिख सकते हैं, fx को। ठीक है, ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 4। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4? देखिए ये कह रही है कि इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन इफ एग्जिस्ट इट इज आल्सो 1 1 एंड ऑन टू। तो वो भी क्लियर है। देखो फंक्शन एफ एक्स का इन्वर्स अगर जी एक्स है तो जी एक्स का इन्वर्स एफ एक्स होगा। ठीक है, और जी एक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो भी 1 1 ऑन टू होगा, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर एफ एक्स 1 1 ऑन टू है तो जी एक्स जो कि उसका इन्वर्स है वो भी 1 1 ऑन टू ही पॉसिबल है, वो मैनी 1 या इन टू पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर हमारी 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है? देखिए अगर जी एक्स इन्वर्स है एफ एक्स का तो आप एफ ऑफ जी एक्स करो या जी ऑफ एफ एक्स करो, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके क्या लिख सकते हो, एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब क्या मतलब है इसका प्रूफ भी समझ लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें हम लोग। अगर देखिए एफ एक्स का इन्वर्स है जी एक्स, तो इसका मतलब अगर हम ए की इमेज लें एफ एक्स में तो बी मिलेगी, और अगर ये इसकी इमेज बी है तो हम कह सकते हैं जी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए। क्लियर? ये इन्वर्स की डेफिनेशन है। जी एक्स हमने इसमें किसको नाम दिया है, एफ इन्वर्स को। बाय डेफिनेशन हम ये बात अब लिख सकते हैं। अब देखिए मुझे अगर जी ऑफ एक्स ढूंढना है, क्लियर, मान लेता हूँ कि जो एफ ऑफ एक्स है, या एक्स की बजाय चलो यहाँ पर हमने ए लिखा है तो मैं ए लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं। अगर मैं एफ ऑफ ए लिखना चाहूँ तो बाय डेफिनेशन एफ ऑफ ए अगर मैंने बी लिया है तो ये बन जाएगा जी ऑफ बी, और जी ऑफ बी किसके इक्वल है, ए के। तो देखिए जी ऑफ एफ ऑफ ए किसके इक्वल आ रहा है, ए के। इसीलिए इसी तरह से अगर मैं लेता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ वाई, या वाई की जगह चलो बी लिख लेता हूँ, तो जी ऑफ बी अगर हमारा ए है तो यहाँ पर जी ऑफ बी की वैल्यू मैं ए रख दूँगा। अगर एफ ऑफ ए देखें तो वो कितना है, बी। तो देखो क्या मिल रहा है, एफ ऑफ जी ऑफ बी इज इक्वल टू बी। इसमें अगर एफ हमारा ए टू बी डिफाइन है और जी डिफाइन है बी टू ए, तो ये जो ए एलिमेंट है वो हम सेट ए में से ले रहे हैं और बी एलिमेंट हम ले रहे हैं बी सेट में से। तो बात वही है, देखिए सिंपल सी, जो भी एलिमेंट हम यहाँ पे रख रहे हैं अंदर जी ऑफ एफ एक्स के, तो जी ऑफ एफ एक्स अप्लाई करके हमें वापस वही मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ पर जी ऑफ एफ ऑफ बी में हम जो भी एलिमेंट यहाँ बी रख रहे हैं वही एलिमेंट हमें सिंप्लीफाई करके वापस मिल रहा है। तो इस तरह से हम ये बात कह सकते हैं कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए बात नहीं हो रही थी, ये सभी एलिमेंट के लिए बात हो रही थी, फॉर ऑल। अब इसी तरह से इसका मतलब हम ये बात बोल सकते हैं कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो, वो कैंसिल होके क्या मिलेगा, एक्स। हम एफ इनवर्स को जी, इसको जी इनवर्स को ऐसे एफ भी लिख सकते हैं या एफ इनवर्स को जी भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? यहाँ से एक छोटी सी प्रॉपर्टी और डेरिवेटिव की भी हम लिख सकते हैं। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल से अगर हम करेंगे तो इसको लिखने का तरीका होता है, पहले जी डैश यानी बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एफ एक्स एज इट इज़, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर एक्स का डेरिवेटिव करूँ 1, ये मैंने इसका डेरिवेटिव करके लिखा है। इसी तरह से इससे भी डेरिवेटिव करके लिखना चाहो तो क्या होगा, एफ डैश जी एक्स इंटू फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं। चेन रूल आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा होगा, ध्यान है तो, ये फिजिक्स में भी पढ़ा दिया जाता है आपको मैथमेटिक टूल में डेरिवेटिव करने का तरीका। और यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, मेंस में भी कई बार इसके ऊपर या एडवांस में भी इसमें क्वेश्चन आ जाता है, तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी।
तो हमने अभी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, तो बाकी डिटेल में डेरिवेटिव में भी पढ़ेंगे। अभी फिर थोड़ा बहुत इसकी अगर यहाँ ज़रूरत पड़े तो हम इसका यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। तो देखिए हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी की। इन्वर्स ऑफ फंक्शन अगर एग्जिस्ट तभी कर सकता है जब वो फंक्शन 1 एंड ऑन 2 हो, पहली बात। दूसरी बात, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो एक ही हो सकता है, ऐसे नहीं किसी फंक्शन के 2 या 3 या बहुत सारे इन्वर्स हों। अगर f(x) का इन्वर्स gx है तो gx का इन्वर्स हम f(x) बोल सकते हैं, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स बोल सकते हैं। किसी भी फंक्शन का अगर इन्वर्स मिलेगा तो वो भी 1 ऑन 2 ही होगा, क्लियर। और अगर f(x) का इन्वर्स gx है तो g ऑफ f(x) या f ऑफ gx करोगे तो कैंसिल करके वो x आ जाएगा, यानी आइडेंटिटी फंक्शन भी बोल सकते हो इसको, ix, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, अगर x, y कहाँ पे लाई कर रहा है, y इज इक्वल टू f(x) के ऊपर। इसका क्या मतलब है, देखिए x रखने पर f(x) में y हमें मिल रहा है, यानी x की वैल्यू रखने पर y हमें मिल रहा है, यानी ये पॉइंट हमारा इसके ऊपर है, f(x) के ऊपर। और g ऑफ y, अगर f(x) का इन्वर्स gx है, मान लो ये f ऑफ x इज इक्वल टू y है, तो इन्वर्स में हम इसको ऐसे लिखते हैं f इन्वर्स y इज इक्वल टू x, या ऐसे लिख सकते हो g ऑफ y इज इक्वल टू x। तो इसका क्या मतलब है, देखिए x रखने पर f में हमें y मिल रहा है, यानी x, y पॉइंट हमारा इस कर्व y इज इक्वल टू f(x) के ऊपर है। इन्वर्स में g ऑफ y इज इक्वल टू x में क्या हो रहा है, y रखने पर x मिल रहा है, यानी आप यहाँ पे y की वैल्यू अप्लाई करोगे तो आपको x आउटपुट मिलेगी। इनपुट मतलब x एक्सिस के अलोंग जो कोऑर्डिनेट होता है, और आउटपुट यानी इधर y के अलोंग, ठीक है। यहाँ पर इसमें x की वैल्यू रख रहे हैं तो y मिल रहा है, इसमें y रख रहे हैं तो x मिल रहा है। अब ये वाला जो पॉइंट है y, x, ये इस कर्व के ऊपर है, तो हम यही बोल रहे हैं कि अगर x, y कोई पॉइंट f(x) के ऊपर है तो y, x पॉइंट कहाँ पर होगा, इसके ऊपर। मतलब ये मान लेते हैं किसी कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है 2, x, या x लेता हूँ मैं 3 और y की वैल्यू 1 ले ली मैंने, 3, 1 पॉइंट f(x) के ऊपर है। तो अगर इन्वर्स की बात करेंगे तो उसके ऊपर कौन सा पॉइंट होगा, 3, 1। जो भी पॉइंट इस f(x) के ऊपर है, सॉरी यहाँ 3, 1 लिखा है तो ये 1, 3। अगर इसके ऊपर मान लेते हैं कोई पॉइंट होगा 2, 4, तो इसके ऊपर 4, 2 आ जाएगा। तो जो भी पॉइंट x, y f(x) पे है तो उसका रिवर्स पॉइंट y, x कहाँ पर आ जाएगा, उसके इन्वर्स के ऊपर। इसी प्रॉपर्टी से जो मेन हमारी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी बनती है वो ये है कि अगर इन्वर्स किसी फंक्शन का y इज इक्वल टू x फंक्शन का अगर हम इन्वर्स लें तो ज्योमेट्रिकली वो क्या होता है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स उस फंक्शन की इमेज होता है किसके रिस्पेक्ट, लाइन y इज इक्वल टू x के। क्या मतलब है, देखिए अगर हमारे पास एक पॉइंट है x, y, ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है, और ये जो लाइन है ये है y इज इक्वल टू x लाइन। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है x, y, अगर इस पॉइंट की इस लाइन के रिस्पेक्ट इमेज ली जाए y, x के रिस्पेक्ट, तो ये वाला पॉइंट हमें मिलता है y, x। जैसे यहाँ पर है कोई पॉइंट 3, 1, तो जब इस y इज इक्वल टू x लाइन के रिस्पेक्ट इमेज लोगे तो वो 1, 3 आ जाएगा, क्लियर। तो x, y पॉइंट अगर इस लाइन f(x) के ऊपर है, कोई कर्व है यहाँ पे जैसे भी है, तो इसका जो पॉइंट हर एक पॉइंट का y, देखो x, y अगर इस लाइन कर्व के ऊपर f(x) के ऊपर, तो y, x कहाँ आना चाहिए, f इनवर्स के ऊपर। जब प्रॉपर्टी हमने की y, x क्या था, इस वाले पॉइंट की y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट इमेज। तो ये फंक्शन क्या है, ये बहुत सारे पॉइंट्स का जोड़ है, और हर एक पॉइंट का जब हम y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट इमेज लेंगे तो वो क्या मिलेगा, हमें कुछ ऐसा मिलेगा। इस पॉइंट की इमेज ये हो जाएगी, इसकी इमेज ये हो जाएगी। y इज इक्वल टू x लाइन के रिस्पेक्ट जब हम इमेजेस लेंगे हर एक पॉइंट की, तो हमें यहाँ पर जो भी ग्राफ मिल रहा होगा बिल्कुल उसकी इमेज हमें यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो फंक्शन का इन्वर्स अगर ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो क्या होगा, उस फंक्शन की इमेज होगा किसके रिस्पेक्ट, लाइन y इज इक्वल टू x के।
इस ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखना है। कई बार ऐसा भी होगा फंक्शन जब हम ढूंढेंगे, अभी मेथड्स की बात करेंगे हम, फंक्शन का इन्वर्स ढूंढने के लिए मेथड की बात करेंगे, उसमें हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ में लेंगे कई जगह पे। जब हमें फंक्शन को ढूंढना होगा ज्योमेट्रिकली तो हम उसकी इमेज ले लिया करेंगे y=x लाइन के रिस्पेक्ट। तो चलिए यहाँ पर जो हमने पढ़ा उसको एक बार ब्रीफ कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हमने इन्वर्स की बात की, इन्वर्स फंक्शन का होता क्या है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स क्या हो, कब एग्जिस्ट करता है, सारी बातें हमने की। अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 है और a to b डिफाइन है तो उसका इन्वर्स डिफाइन होगा b to a। अगर f(x) में a की इमेज b है तो उसके इन्वर्स में b की इमेज a होगी। क्लियर। नेक्स्ट हमने कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे थे, उनको हमने डिस्कस किया भी। इन्वर्स किसी भी फंक्शन का एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो 1 1 ऑन 2 होगा, कोई भी एक कमी हो तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स होगा तो सिर्फ एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर f(x) का इन्वर्स gx है तो हम gx के इन्वर्स को f(x) बोल सकते हैं। इन्वर्स किसी फंक्शन का अगर एग्जिस्ट करता है, पहली बात तो वो एग्जिस्ट तभी करेगा जब 1 1 ऑन 2 होगा फंक्शन, और अगर एग्जिस्ट कर भी रहा है तो वो इन्वर्स भी 1 1 ऑन 2 होगा। अगर gx का इन्वर्स है f(x) तो इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन किसी भी ऑर्डर में करो आइडेंटिटी फंक्शन बनता है, यानी f(gx) हो या g(f(x) हो, x के इक्वल रहता है। अगर कोई पॉइंट फंक्शन के ऊपर है x, y तो y, x जो होगा वो होगा उसके इन्वर्स के ऊपर। तो इसी प्रॉपर्टी से फिर ये बात बोली कि किसी भी फंक्शन का जो इन्वर्स है वो उसकी इमेज होगा विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y=x। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इनको ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में किस तरह से हम फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो मेथड टू फाइंड द इन्वर्स चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।